हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सड़क हादसे में सास और दामाद हलाक। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हादसा। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पेश आए भयानक सड़क हादसे में सास और दामाद हलाक हो गए। हफ्ते की ये शाम हादसा लारी की एक दोपहिया गाड़ी से टकराने के नतीजे में पेश आया। निजामाबाद जिले के चकली गांव में चावल से लदी लारी ने टीवीएस मोपेड गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसमें 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इनकी शिनाख्त रेवली भोपन्ना 45 साल और गुंथम नागमनी 62 साल के तौर पर हुई है। ये दोनों सास और दामाद बताए गए हैं, जो नंदीपेट मंडल के रहने वाले थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब सास और दामाद एक दावत में शिरकत के बाद मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे। गांव वालों ने मुकामी पुलिस स्टेशन को इत्तला देने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफसीलात हासिल की और तहकीकात का आगाज कर दिया। नामपल्ली के लिए नए उम्मीदवार के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने किया घर घर का पैदल दौरा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली हल्के के अहमदनगर डिवीजन के सैयदनगर में उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ अपनी पदयात्रा का आगाज किया। AIMIM 9 हल्कों से मुकाबला करेगी, जिनमें जुबली हिल्स भी शामिल है, जहां कांग्रेस ने अपनी उम्मीदें मोहम्मद अजहरुद्दीन से वाबस्ता की हैं। इस असेंबली इलेक्शन के लिए AIMIM ने बड़ा रद्दोबदल किया है। नामपल्ली के मौजूदा MLA जाफर हुसैन मेराज को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे एक और साबिका मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए रास्ता बनाया गया है। चार मीनार की नुमाइंदगी MLA मुमताज अहमद खान से साबिका मेयर मीर जुल्फिकार अली के पास मुंतकिल हो गई है। इसी तरह याकुतपुरा में अब अहमद पाशा खादरी के बजाय जाफर हुसैन नजर आएंगे। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और कौसर मोयुद्दीन बितरतीब मलकपेट और कारवान की नुमाइंदगी के लिए बाकी हैं और हल्का चंद्रायन गुट्टा से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी नुमाइंदगी करेंगे। AIMIM ने अभी तक राजेंद्र नगर, जुबली हिल्स और बहादुरपुरा हल्कों के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तेलंगाना इलेक्शन दूसरे दिन पर्चे नामजदगियों का अमल जारी। तेलंगाना के तमाम असेंबली हल्कों में आज दूसरे दिन पर्चे नामजदगियों का अमल जारी है। अहम शख्सियात में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवार बी मनोहर रेड्डी ने विकाराबाद जिले के तांडोर से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आज़ाद उम्मीदवारों ने कई मुकामात से पर्चे नामजदगियां दाखिल की। करीमनगर में कल और आज एक भी पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया गया। कल एलामिया की इजराई के बाद से तेलंगाना के तमाम असेंबली हल्कों में पर्चे नामजदगियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज पर्चे नामजदगियों के अदखाल के आगाज के पहले दिन 100 पर्चे नामजदगियां मुख्तलिफ हल्कों में दाखिल की गई। इनमें कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 7 उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने पर्चे नामजदगियां दाखिल की हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने वालों की अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवारों की है। 119 सीटों वाली असेंबली के इलेक्शन जारी महीने की 30 तारीख को होंगे। पर्चे नामजदगियों की वसूली काम के दिनों के दौरान 11 बजे दिन तक 3 बजे शहर पर रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में की जा रही है। पर्चे नामजदगियों की जाँच इस महीने की 13 तारीख को की जाएगी। गुज़िश्ता रोज कई मारूफ सियासी रहनुमाओं ने पर्चे नामजदगियां दाखिल की हैं। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भी बांसवाड़ा हल्के से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। असेंबली उम्मीदवारों के रकमी लेन देन पर इनकम टैक्स की खुसूसी नज़र। तेलंगाना में इंतखाबी अमल के आगाज़ के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उम्मीदवारों के रकमी लेन देन और मालियाती सरगर्मियों पर नजर रखने की तैयारी कर ली है। इंतखाबी मसारिफ की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी मुबस्सिरीन का तकर्रुर किया है और उम्मीदवारों के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो पर्चे नामजदगी के अदखाल से पहले अपना नया बैंक अकाउंट खोलें और इसी के जरिए इंतखाबी मसारिफ की तकमील करें। इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मुश्तरका मुहिम के नतीजे में उम्मीद की जा रही है कि असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवारों के लिए भारी रकूमात खर्च करना आसान नहीं रहेगा। इनकम टैक्स के अहदेदार उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दाखिल किए जाने वाले हलफनामे पर नजर रखेंगे, जिसमें असासजात, बैंक अकाउंट, अफराद खानदान और क्रिमिनल केसेस की तफसीलात पेश की जाएंगी। हलफनामे की बुनियाद पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रकमी मामलात की निगरानी करेगा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने BRS की तायद का ऐलान किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफ्द ने BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव से कल मुलाकात की। KT रामाराव ने रियासत तेलंगाना की अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ मुतालबात पर मुश्तमिल तफसीलात पेश की। फोरम के अरकान ने शख्सी तौर पर इन्हें मुतालबात के बारे में वाकिफ़ करवाया। KT रामाराव ने BRS पार्टी की जानिब से वफ्द को यकीन दिलाया कि जब BRS पार्टी नई हुकूमत तश्कील देगी, इस नुमाइंदगी में पेश करदा मुतालबात पर अमलावरी की जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर मजलिस यूनाइटेड फोरम ने मौजूदा इंतखाबात में BRS पार्टी की तायद करने का फैसला किया है और तमाम अक़लियतों से दरख्वास्त की कि वो BRS पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। फोरम ने पहले ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। नामपल्ली, याकुतपुरा और चार मीनार से कांग्रेस की कामयाबी का दावा। कांग्रेस ने दावा किया है कि असेंबली इलेक्शन में मजलिस की कम अज कम 3 सीटों को छीनने में कामयाबी हासिल होगी। सदर हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और मजलिस के खिलाफ अवामी नाराजगी की वजह से कम अज कम 3 सीटों पर मजलिस की कामयाबी दुश्वार हो चुकी है। कांग्रेस ने मजलिस से मुकाबला करने के लिए पुराने शहर में खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। उन्होंने कहा कि चार मीनार, याकुतपुरा और नामपल्ली हल्के जात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि सदर
मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने शिकस्त के खौफ से तीनों हल्कों के उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया है। मौजूदा 2 अरकान असेंबली को टिकट से महरूम कर दिया गया और तीनों हल्के जात में नए चेहरे मुतारिफ किए गए। यह खुद इस बात का सबूत है कि मजलिस इन हल्के जात में अपनी गिरफ्त खो चुकी है। पुराने शहर की तरक्की और आवाम की भलाई में मजलिस के अरकान असेंबली नाकाम हो चुके हैं। समीर वलीउल्लाह ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अखिलती बहबूद के लिए 5000 करोड़ बजट और सब प्लान का खैर मकदम किया और कहा कि अखिलती तबके के नौजवानों को सालाना 1 लाख रुपए की इमदाद की जाएगी ताकि वो खुद रोजगार स्कीमात से वाबस्ता हों। इमाम और मौज़ून के माहाना एजाजिया में इजाफा करते हुए अलग तरतीब 10,000 रुपए और 8,000 रुपए दिया जाएगा। दरगाहों के खादिमीन को माहाना 10,000 रुपए एजाजिया मुकर्रर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तियार आने पर सेटमेंट कुल कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी और मूसा रिव्यू डेवलपमेंट बोर्ड का अहिया किया जाएगा। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का बरसर इख्तियार आते ही 1 महीने में आगाज करते हुए 12 महीने में तकमील की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के हल्के जात में कामयाबी के जरिए कांग्रेस नई तारीख रकम करेगी। कोड़ंगल से रेवंत रेड्डी का पर्चा नामजदगी दाखिल। असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी इलामिया की इजराई के साथ ही सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी का पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया। साबिका रुकन असेंबली गुरुनाथ रेड्डी ने कोड़ंगल असेंबली हल्के से रेवंत रेड्डी की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गुरुनाथ रेड्डी ने कहा कि कोड़ंगल से रेवंत रेड्डी की कामयाबी को कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील यकीनी है। अवाम कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करेंगे। उन्होंने कहा कि कोड़ंगल में कांग्रेस कैडर में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। सनतकार मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला मुलजिम तेलंगाना से गिरफ्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को लगातार 5 धमकियामेज ईमेल भेजने वाले को महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त गणेश रमेश वनपत्री के तौर पर की गई है। पुलिस ने मुलजिम को हफ्ते को अदालत में पेश किया, जहां से मुलजिम को 8 नवंबर तक पुलिस की तहवील में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकेश अंबानी की ईमेल पर 1 हफ्ते के अंदर 5 ईमेल मौसूल हुए हैं। मेल का जवाब ना देने पर 20 करोड़ रुपए तावान, फिर 200 करोड़ और 400 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया और तावान ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मुकेश अंबानी को गुज़िश्ता हफ्ते पहले धमकियामेज ईमेल मौसूल हुई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 मजीद ईमेल भेजे गए। पहली मेल नजरअंदाज होने पर दूसरी ईमेल भेजी गई और 20 करोड़ के बजाय 40 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। इसके बाद अगले 5 दिनों में मेल की तादाद और तावान के रकम में इजाफा हुआ। शिकायत मौसूल होते ही पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। ईमेल को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने मुलजिम को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस गिरफ्तार मुलजिम गणेश वनपत्री से अच्छी तरह से पूछगछ कर रही है। हुकूमत बनाने में जुनूबी तेलंगाना का अहम रोल। बीजेपी के अहम कायदीन इलेक्शन से दूर। तेलंगाना की सियासत में रोजाना नई तब्दीलियों के जरिए सियासी पार्टियों के इंतखाबी इम्कानात तब्दील हो रहे हैं। असेंबली इलेक्शन के नतायज पर अगरचे रियासत के तमाम अजला का असर होता है, लेकिन जुनूबी तेलंगाना इस मरतबा तश्कील हुकूमत में फैसलाकुन रोल अदा कर सकता है। बरसर इख्तियार BRS, कांग्रेस और बीजेपी ने जुनूबी तेलंगाना की 40 सीटों पर तवज्जो मरकूज की है, लेकिन जैसे जैसे रायदही की तारीख करीब आ रही है, मुकाबला BRS और कांग्रेस के दरमियान दिखाई देने लगा है। जुनूबी तेलंगाना में बीजेपी का मौक़िफ़ इसलिए भी कमजोर हो गया है क्योंकि पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन इंतखाबी मुकाबले से दूर हैं। बीजेपी ने नलगुंडा, महबूबनगर और रंगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाली कई सीनियर कायदीन को टिकट नहीं दिया है, जिसके नतीजे में पार्टी के डर में नाराजगी और बेचैनी के जज्बात देखे जा रहे हैं। बीजेपी के सरकर्दा कायदीन की खामोशी का फायदा डायरेक्ट तौर पर कांग्रेस को हो सकता है। जुनूबी तेलंगाना में ताल्लुक रखने वाले अहम कायदीन DK अरुणा, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और जितेंद्र रेड्डी इंतखाबी मुकाबले से दूर हैं। बताया जाता है कि मज़कूरा कायदीन असेंबली चुनाव के लिए अपनी पसंद की सीटों की निशानदही की थी, लेकिन आला क़यादत ने दूसरे कायदीन को उम्मीदवार बनाते हुए सीनियर्स को नजरअंदाज कर दिया है। बीजेपी की मौजूदा सूरत हाल का फायदा कांग्रेस को पहुंच सकता है। बताया जाता है कि मुत्तहदा नलगुंडा, महबूबनगर और रंगारेड्डी में BRS का मौक़िफ़ कमजोर है और कांग्रेस को कम से कम 30 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुखालिफ हुकूमत लहर से निपटने के लिए न सिर्फ खुद आम जलसों से खिताब किया, बल्कि KTR और हरीश राव को मज़कूरा अज़ला पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी। कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और जाना रेड्डी का ताल्लुक जुनूबी तेलंगाना से है। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा। आदिलाबाद में दर्जा हरारत 16 डिग्री दर्ज। तेलंगाना के शहरी और मुज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ शुमाली तेलंगाना के अजला में कोहरा और सर्द हवाओं की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफे के साथ ही बल्दी वर्कर्स और चहलकदमी करने वाले मौके कैब के साथ बाहर निकल रहे हैं। सुबह और रात के औक़ात में दर्जा हरारत में गिरावट हो रही है। सुबह 9 बजे भी सूरज नहीं निकल रहा है। सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शाम 5 बजे के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आदिलाबाद जिले में अकलतरीन दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहदा मेदक जिले में सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हाईवेज और सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है, जिसके नतीजे में सामने से आने वाली गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। तेलंगाना के शहरी और मुज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ शुमाली तेलंगाना के अजला में कोहरा और सर्द हवाओं की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफे के साथ ही बल्दी वर्कर्स और चहलकदमी करने वाले मौकी कैब के साथ बाहर निकल रहे हैं।
तेलंगाना के नज़ला में आइंदा 6 दिनों तक बारिश की पेशकाशी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश के बारे में एक अहम इत्तला दी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस महीने की 9 तारीख तक रियासत में कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कहा कि खलीज बंगाल से हवा के कम दबाव की वजह से मशरकी और शुमाल मशरकी हवाओं के जेर असर आने वाले दिनों में रियासत के कई हिस्सों में बारिशें होंगी। नागर कर्नूल, वनपत्री, जोगलम्बा गढ़वाल, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट और नलगुंडा अजला में बारिश की तवक्को है। रियासत में दिन के वक्त दर्जा हरारत में इजाफा, रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत गिर रहा है। आदिलाबाद में सबसे कम दर्जा हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गांजा मुंतकिल करने वाली कार बेकाबू, बाइक्स और ऑटो को टक्कर दे दी। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में गांजा मुंतकिल करने वाली कार बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाक़या जिले के बोरमपाडू मंडल के मोरमपल्ली बंजारा इलाके में हफ्ते की सुबह पेश आया। इस कार में गांजा मुंतकिल करने की इत्तला पर पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की, ताहम कार के ड्राइवर ने कार को रोकने के बजाय पालोनचाक की सिमत आगे बढ़ा दिया। इसी दौरान मोरमपल्ली बंजारा इलाके में कार को रोकने की महकमा आबकारी के अहदेदारों ने कोशिश की, ताहम कार के ड्राइवर ने इनसे बचने की कोशिश में बाइक्स और ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए भद्राचलम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के साथ ही कार ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। बाताज़ा आबकारी के अहदेदारों ने कार से गांजे को जब्त कर लिया और कार को भद्राचलम के महकमे आबकारी के दफ्तर मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस कार के मालिक का पता चलाने की कोशिश कर रही है। ये वाक़या जिले के बोरमपाडू मंडल के मोरमपल्ली बंजारा इलाके में हफ्ते की सुबह पेश आया। मोदी ने मुफ्त राशन स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि गरीबों की फलाह और बहबूद उनकी पहली तरजीह है। आज एक बड़ी इंतखाबी मीटिंग में इसका ऐलान करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की ये स्कीम दिसंबर के महीने में खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे 5 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। यह महज इंतखाबी ऐलान नहीं है, बल्कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत रोजी रोटी कमाने के लिए घरों से दूर जाने वालों को भी वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए मुल्क भर में अनाज हासिल करने की सहूलत भी हासिल होगी। खुदा की खुशी के लिए पटाखे फोड़ने को नहीं कहा गया। केरला हाईकोर्ट का मजहबी मुकामात से पटाखे जब्त करने का हुक्म। केरला हाईकोर्ट ने हुक्काम को तमाम मजहबी मुकामात पर छापे मारने और पटाखों को जब्त करने का हुक्म जारी किया है। अदालत आलिया ने कहा कि हुक्म दिया जाता है कि कोचीन और दीगर अजला के पुलिस कमिश्नर की मदद से डिप्टी कलेक्टर तमाम मजहबी मुकामात पर छापे मारें और तमाम मजहबी मुकामात पर गैर कानूनी तौर पर रखे हुए पटाखों को जब्त कर लें। अब से मजहबी मुकामात पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। सहीफों में खुदा को खुश करने के लिए पटाखे फोड़ने का कोई हुक्म नहीं है। ख्याल रहे कि केरला के मंदिरों और गिरजाघरों में सालाना त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ना एक आम सी बात है और ये परेशानी होने के बावजूद अवाम मुकामी लोगों के गुस्से के खौफ से खामोश हैं। अदालत ने यह कदम एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान उठाया, जिसमें खास तौर पर इस रिवायत में मदाखिलत की दरख्वास्त की गई थी। जज ने कहा कि वो भी इसका तजुर्बा कर चुके हैं। अदालत ने जिलाई हुक्काम को मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत करते हुए मुतनब्बा किया है कि अगर हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई तो गलत काम करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी और मामले की समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी करते हुए रियासती वकील से कहा गया है कि वो इस बारे में अगली समाअत से पहले रिपोर्ट पेश करें। अंग्रेजों को मुल्क से भगाने वाली कांग्रेस मोदी से नहीं डरेगी, खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने असेंबली इलेक्शन वाली रियासतों में मरकजी एजेंसियों यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी और महकमा इनकम टैक्स की कार्रवाई का जिक्र करते हुए आज कहा कि मुल्क से अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस मोदी से डरने वाली नहीं है। मिस्टर खड़गे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कड़ंगनी असेंबली हल्के में पार्टी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ और पार्टी जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला भी मौजूद थे। मिस्टर खड़गे ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात वाली रियासत छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मरकजी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के इशारों पर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन मोदी जान लें कांग्रेस ने अंग्रेजों से मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी और उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया। ऐसी कांग्रेस ऐसी कार्रवाइयों और मोदी से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम इन कार्रवाइयों के बारे में सब कुछ जानती है और वो भी बीजेपी को जवाब देगी। दिल्ली में आलूदगी की सतह खतरनाक, हर शख्स रोजाना कम से कम 25 सिगरेट के बराबर धुआं पी रहा है। ऐसा लगता है कि दारुल हुकूमत गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। हालत यह है कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से 500 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि जिस्म को नुकसान पहुंचाने के लिहाज से 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर है। इसका मतलब है कि हर शख्स रोजाना कम से कम 25 सिगरेट पी रहा है। डॉक्टर के मुताबिक लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी है। खासतौर पर दमे के मरीजों की मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीजों की तादाद में 20% इजाफा हुआ है। मेदांता के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के सदर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हवा का मियार बहुत खराब और शदीद जुमरे में है। लोगों के तमाम आज़ा पर इसके मुज़िर असरात होते हैं। जहरीले धुएं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और जर्रात जब फेफड़ों में दाखिल होते हैं तो दूसरे निज़ामों को मुतासर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब AQI लेवल बहुत ज़्यादा हो तो बाहर जाने से गुरेज करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें, सुबह की सैर और वर्कआउट से परहेज करें, घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। मेदांता अस्पताल के सीनियर पेल्मोनोलॉजिस्ट
वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि फिजाई आलूदगी से हर उम्र के लोग बुरी तरह मुतासिर होते हैं। यहाँ तक कि गैर पैदाइशी बच्चा यानी जनीन भी इससे मुतासिर होता है। आलूदा ज़र्रात माँ से खून के जरिए जनीन तक पहुँचते हैं और नुकसान का बाइस बनते हैं। नेपाल जलजले में मरने वालों की तादाद 157 हो गई। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोगों ने रात आसमान के नीचे गुजारी, वीडियोस वायरल। नेपाल में शदीद जलजले की वजह से मरने वालों की तादाद 157 हो गई है। जहां कल रात नेपाल में जलजला आया, वहीं इसके असरात कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली एनसीआर, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी महसूस किए गए। ये बात नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद सेकंड्स के लिए जमीन में झटके महसूस किए गए और जलजले के असर की वजह से घरेलू सामान भी हिलने लगा, जिसके साथ ही लोग घरों से बाहर निकल गए। खौफ के आलम में कई लोगों ने रात आसमान के नीचे गुजारी। दिल्ली समेत जिन इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, वहां से किसी भी तरह के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नोएडा के रहने वाले तुषार ने बताया कि वो टीवी देख रहे थे कि अचानक छत पर लटका हुआ फैन हिलने लगा और जलजले के झटके महसूस होते ही वो अरकान खानदान के साथ घर के बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर यहाँ के जलजलों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। गजा में एम्बुलेंस के बाद अब स्कूल पर बमबारी, 9488 फलस्तीन जाँ बहक। हमास और इसराइल के बीच जारी जंग के दरमियान जबालिया पनाहगजी कैंप में अल-फखूरा स्कूल पर इसराइली बमबारी में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक इस स्कूल में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा के डायरेक्टर ने बताया कि इसराइल की बमबारी में कम से कम 15 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। जख्मियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। वहीं गजा के रिहायशों के मुताबिक इसराइल ने अब गजा सोलार पैनल और जनरेटर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि कई हफ्ते पहले इसराइल ने इस महसूर खित्ते को बिजली और ईंधन की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके बाद से गजा के रिहायशों का इन्हिसार सोलार पैनल्स और जनरेटर्स पर है। फिलवक्त गजा के रिहायशों के पास बिजली का ये वाहिद जरिया है जिससे वो अपने फ़ोन चार्ज कर रहे हैं और वो दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जुमे को इसराइल ने गजा में एक एम्बुलेंस के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए थे। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल गजा में अब तक 105 तिब्बी सहूलियात को निशाना बना चुका है। वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 150 पैरामेडिक्स मारे गए हैं। 27 एम्बुलेंस गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। 105 तिब्बी सहूलियात को निशाना बनाया गया, जिनमें से कई अब सर्विस से बाहर हैं। इसराइल के हमलों में अब तक तकरीबन 9,500 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। गजा में अल-शिफा अस्पताल के करीब सड़कों पर लाशों की तस्वीर हौलनाक हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि गजा में अल-शिफा अस्पताल के करीब सड़कों पर लाशों की तस्वीर हौलनाक हैं। एंटोनियो गुतरेस ने अपने एक बयान में कहा कि गजा में अल-शिफा अस्पताल के सामने एम्बुलेंस पर हमले से दहशत ज़दा हो गया हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा में जारी जंग रुकनी चाहिए। अलावा यूनान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गजा में एम्बुलेंस पर हमला जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। उनका यह भी कहना है कि एम्बुलेंस पर हमले के बाद क्या कोई भी इसराइल पर जंगी जराइम आयद करने के लिए आलमी फौजदारी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के अल-शिफा अस्पताल के सामने एम्बुलेंस पर इसराइली हमले में शोहदा की तादाद 15 हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा में एम्बुलेंस को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में छापा मारकर 8 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।